हो आज सब कुछ रहा होगा, लेकिन इसके कसूरवार आप हैं। आज से 4 माह पहले आप इतना भट्ठा बैठा गए थे मुल्क का कि आज ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। कि वजीर आजम होके आप ऐसे क्रिमिनल्स को जो मुल्क से फरार हुए हैं, जो अदालतें कह रही हैं रियासत को कि वापस लाओ, उसको इश्तिहारी करार दिया, आप उनको वापस लाने के आप उनके साथ बैठ के टर्की में, सऊदी अरेबिया में और लंदन में पाकिस्तान के सिगाए राज डिस्कस करते हैं। इस फॉरेन फंडिंग केस में इमरान अहमद नियाज़ी के चपड़ासियों के अकाउंट में पैसे आए हैं, लेकिन ये पैसा इसराइल से आया है, ये पैसा जो है इंडिया से आया है, ये पैसा वो जो कल सारे पूरे मीडिया के ऊपर पाकिस्तान में चर्चे होते रहे, ये पैसा वहां से आया है अबराज ग्रुप से और उनके जरिए रिश्वतें ली गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। इस वक्त पाकिस्तान बदतरीन सियासी अदम इस्तेहकाम के दौर से गुजर रहा है और जिस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम हो वहाँ किसी सूरत में मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। सियासी इस्तेहकाम और मुआशी इस्तेहकाम आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप रखते हैं, जिसका मतलब ये कि जितना सियासी इस्तेहकाम बढ़ता जाएगा बज़ाते ख़ुद मुआशी इस्तेहकाम उसके साथ साथ बढ़ता चला जाएगा। और अगर सियासी इस्तेहकाम अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा तो मईशत भी मुतासर होगी। इस वक्त हम पाकिस्तानी मईशत में जो सूरत हाल देख रहे हैं, अगर इसको इकनॉमिक ब्लड बाथ कहा जाए तो गलत नहीं होगा। फिच जो कि अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, दुनिया की मोतबर एजेंसी, वो पाकिस्तान को गुज़श्ता 3 महीनों में नेगेटिव कर चुकी है। मूडीज़ इन्वेस्टर्स सर्विस अगेन दुनिया की एक बड़ी मोतबर एजेंसी, वो पाकिस्तान को नेगेटिव कर चुकी है, स्टेबल से नेगेटिव कर चुकी है। स्टैंडर्ड पुअर्स अगेन दुनिया की एक मोतबर एजेंसी जो कि मुल्क कई ममालिक की मईशत का जायज़ा लेती है, वो पाकिस्तान को स्टेबल से नेगेटिव कर चुकी है। और हालिया जो अभी 2 दिन पहले ब्लूमबर्ग ने एक आर्टिकल शाया किया, ब्लूमबर्ग ये कहता है कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो दिवालियापन का शिकार हो रही है और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के आप समझ लें कि बिल्कुल जिसे कहा जाता है कि बरलबे डिफ़ॉल्ट इस वक्त पाकिस्तान खड़ा है। और अगर IMF ने, चीन ने, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को पैसा ना दिया तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। अब डिफ़ॉल्ट करना नहीं है, डिफ़ॉल्ट तकरीबन पाकिस्तान का हो चुका है। 9 अरब डॉलर के लगभग, ये शायद इससे भी कम हमारे पास रिजर्व्स रह चुके हैं। चंद हफ्तों का पैसा है हमारे पास अगर हमने दुनिया से कुछ ख़रीदना है, उसके बाद हम दुनिया से कुछ ख़रीदने के काबिल नहीं रहेंगे। ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है, लेकिन इस सूरत हाल के बावजूद दोनों बड़े धड़े, एक PDM दूसरा इमरान खान साहब, उनके दरमियान कोई वर्किंग रिलेशनशिप बनने को तैयार नहीं है और पाकिस्तान एक स्टैग्नेंट पोजीशन पर आकर खड़ा हो चुका है। ना ही किसी और तरफ से इस मामले को हल करने की कोई ऐसी कोशिश नज़र आ रही है कि हम कह सकें कि आज नहीं तो 1 माह के बाद, 2 माह के बाद या 3 माह के बाद हालात ठीक हो जाएंगे। हालात 3 माह के बाद भी ठीक होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। 3 माह का मतलब है कि एक पूरा क्वार्टर आपके 1 साल का अगर इसी तरह से मज़ीद ज़ाया हो जाता है तो खुदा न खास्ता हम कहाँ खड़े होंगे, इसका अंदाज़ा आप इतनी बात से सिर्फ आप लगा सकते हैं कि जो कुछ मैंने बताया इसके साथ साथ डॉलर आज कहाँ जा चुका है, 240 से ऊपर। ओपन मार्केट में डॉलर 255 रुपये, इस्लामाबाद पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में इस वक्त ब्लैक में डॉलर मिल रहा है। कई लोग ऐसे हैं जिनको बाहर ट्रैवल करना है, उनको डॉलर दस्तियाब नहीं है। कौन सोचेगा ये सब, कौन करेगा ये सब? अपनी अपनी अनाओं की तस्कीन तो हो जाएगी, लेकिन अगर मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया तो इस इमारत को फिर दोबारा से तामीर कौन करेगा? मेरे साथ अदलीब अब्बास साहिबा, ऑनरेबल सीनियर मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद हैं। अली गौहर बलोच साहब, रुकने कौमी असम्बली, ऑनरेबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के मेंबर हमारे साथ मौजूद। अली गौहर बलोच साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अली भाई, आप ही से आगाज़ करता हूँ। 4 महीने तकरीबन, 3.25 माह कह लें आपकी हुकूमत को, इन 3.25 माह में एक कामयाबी तो ज़रूर आपको मिली कि इमरान खान साहब को आपने इक़्तिदार से निकाल दिया। इसके अलावा कितनी कामयाबियां आप समझते हैं कि आज अगर हम गोशवारा निकालें, हिसाब किताब करें बैठ के कि भाई ये फ़ायदा रहा, ये नुकसान रहा, इंसान करता है ना, मवाजना करता है कि हासिल क्या किया, खोया क्या।
आपको क्या लगता है कि क्या और क्या कुछ हासिल किया होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अमीर अब्बास, सूरत हाल ये है कि बिल्कुल आपका कंपैरिजन ठीक है। पाकिस्तान के मुआशी हालात जो हैं वो मतलब है कि वाकई ही तशवीशनाक हद तक है। लेकिन ये नहीं है कि ये हमारे टाइम में सारा कुछ हुआ है। ये हालात, इनकी कड़ी जो है वो इमरान खान के उस वक्त से शुरू होती है जब इसको मैंडेट चुरा कर एक तरक्की करते हुए पाकिस्तान के अवाम का जो है मैंडेट चुराया गया और 2018 पर इसको इक़्तिदार के ऊपर RTS सिस्टम बंद करके बरजमान किया गया। और उसके बाद अगर आप हालिया हालात लें तो ये उसी चीज़ का शाखसाना है जिन भयानक शराइत के ऊपर इमरान अहमद नियाज़ी ने तारीख़ के सबसे बड़े कर्ज़े लिए और कर्ज़े लेने के बावजूद पाकिस्तान को जो है ना सिर्फ सियासी बहरान की तरफ धकेला बल्कि मुआशी बहरान की तरफ भी धकेला। और इमरान अहमद नियाज़ी साहब पूरे पौने 4 साल मसरूफ़ अमल रहे इदारों के ज़रिए अपोजिशन को विक्टिमाइज़ करने के लिए, और इन्होंने अपनी तमाम तवज्जो थी वो अपोजिशन को विक्टिमाइज़ करने के लिए, उन पर झूठे मुकदमात कायम करने के लिए, उनको जेलों में बंद करने के लिए लगाई। इमरान खान की हुकूमत का हर दिन जो था वो पाकिस्तान की मईशत को गिरा रहा था। ऐसे में ज़रूरी था कि इस गैर जमहूरी हुकूमत को किसी जमहूरी तरीके के साथ हटाया जाए। आपको वो वक्त भी याद है, चैलेंजेस हमें 2013 में भी मिले थे, लेकिन उस वक्त हमने जो है महंगाई की रेशो कम की थी। उस वक्त हमने जो है पाकिस्तान की जो तारीखियाँ थी, लोड शेडिंग का ख़ात्मा किया था। उस वक्त ज़रबे अज़्ब जैसे काम हुए जिसकी वजह से पाकिस्तान में अमन हुआ, सलामती हुई। लेकिन जब से इमरान अहमद नियाज़ी इस मुल्क पर आए उन्होंने कर्जे तो लिए, लेकिन साथ ही साथ उनको एक और सर्टिफिकेट भी दिया गया, और वो सर्टिफिकेट था मुल्क के इदारों में करप्शन करना। उस करप्शन के ज़रिए इस मुल्क की तबाही हुई और उनका कोई इदारा एहतसाब करने को तैयार नहीं था। और उसकी मेन वजह आज भी ये है कि आप देखें कि कितने 7 सालों से वो पेंडिंग केस, जिसमें कि इसराइल के से फंडिंग हुई, जिससे कि इंडिया से फंडिंग हुई, और कल तो उसका कच्चा चट्ठा सामने आ गया है कि किस तरह से पाकिस्तान में वो नाजायज़ पैसा लाया गया और वो जो इब्राज ग्रुप है उसके ज़रिए लाया गया। लेकिन मुझे ये बताएं कि कोई इदारा है जो इमरान अहमद नियाज़ी और उसके हवारियों को पूछे? अच्छा, अगर ये पाकिस्तान में ख़त्म ना हो, आज काफ़ी टाइम है हमारे पास, पाकिस्तान के हालात इससे ज़्यादा आप कर हो सकते हैं। इस पे बात करेंगे, वो जो फॉरेन फंडिंग केस है उसके ऊपर भी तफसील से बात होगी, जो फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है उस पर भी बात होगी। सर, ये जिन 4 इदारों का मैंने जिक्र किया, आज से 4 माह पहले इन चारों इदारों ने पाकिस्तान को बहुत बड़ी मुआशी ताकत तो नहीं डिक्लेयर किया था, लेकिन नेगेटिव भी नहीं किया हुआ था। जब इमरान खान गए थे तो डॉलर 178-179 पर ट्रेड कर रहा था। आज डॉलर 240 इंटर बैंक ऊपर जा चुका हुआ है। अब एक तो है लफ्जी तौर पे हम कहेंगे इमरान खान डाकू, इमरान खान फ्रॉडिया, इमरान खान करप्ट, इमरान खान ये, इमरान खान वो। दूसरी तरफ ये दुनिया कह रही है, लोग किस बात को बाय करेंगे? उसको बाय करेंगे जो दुनिया कह रही है, जो नजर आ रहा है उसको बाय करेंगे। देखिए, बात यह है कि जो मुआहदे किए थे वो मुआहदे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तो नहीं किए थे और ना ही PDM की जमातों ने किए थे। ये तो एक हकीकत है ना कि पाकिस्तान ने तारीख के सबसे बड़े कर्जे जो हैं वो इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने लिए। सही है। और उसके बाद उन कर्जों को कहाँ लगाया? कोई जस्टिफिकेशन है इनके सामने? मतलब है कि उसके बाद अगर मईशत डूबी है, मुझे ये बताएं, जो इन्होंने IMF के साथ मुआहदा साइन किया जिसके ऊपर इनके वजीर ख़जाना के दस्तखत हैं, वो आवाम को लाकर प्रोग्राम में दिखाएं ना कि उसमें डॉलर का रेट क्या है, उसमें पेट्रोल का रेट क्या है। आज जब आपने अगली किस्त लेनी है तो कोई भी हुकूमत जो है वो उन मुआहदों को ख़त्म नहीं कर सकती। हाँ, अगर अगली एक साथ जिस तरह ही जारी होंगी तो फिर पाकिस्तान में मईशत जो है वो संभलने की तरफ आएगी। यही वजह है कि उन भयानक शराइत पर अगर वो मुआहदे ना हुए होते और ऊपर से पाकिस्तान के साथ ये भी खिलवाड़ किया गया कि पेट्रोल की कीमतें सिर्फ जब इन्हें पता चला
चला कि अब अदम एतमाद, पहले तो कहते थे कि कोई है माई का बच्चा जो मेरे खिलाफ अदम एतमाद लेकर आए। जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अदम एतमाद लेकर आई तो इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने पेट्रोल और तेल की कीमतें खत्म कर दी, हालांकि इनके पास कोई रिजर्व, कोई इस किस्म का उसका ऑल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं था कि आपने कोई सब्सिडाइज किया हो या किया हो। तो मकसद ये है जब आप किसी लाडले के हाथ में सही है वो इख्तियार दे देंगे। एक कमेंट अली भाई, फिर मैं दिलीप साहब के पास जाऊंगा। को चाहे तबाह एक कमेंट सर, मेरे पास बड़े बड़े कर्जे ले ले, मेरे पास सर ये खबर, मेरे पास सामने सर खबर रखी हुई है एक्सप्रेस ट्रिब्यून की। ये खबर कह रही है कि अगस्त 2021 में, यानी आज से तकरीबन 11 माह पहले तक, 10 माह पहले तक, पाकिस्तान के जो रिजर्व्स थे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सेंट्रल बैंक में, वो 20.1 अरब डॉलर्स थे आज से 11 माह पहले। आज वो खड़े हैं 9 अरब डॉलर से प्लस माइनस कम ज्यादा थोड़ा सा। अब ये जो अचानक 11 अरब डॉलर कम हो गए, इसका जवाब फिर कौन देगा? इमरान खान। अगेन फिर वो सवाल है कि इमरान खान अगर गलत कर रहा था तो इमरान खान भुगत लेता उस चीज को, अवाम इमरान खान से इंतकाम लेती, उसका मुहासबा करती, उनको रिजेक्ट कर देती। आपने इमरान खान को हटा के खुद बैगेज अपने गले डाल दिया, अब आप वो लेने को भी तैयार नहीं है। नहीं, बात ये नहीं है। बात यह है कि हमने अगर पाकिस्तान में एक जमहूरी तरीके के साथ इससे पाकिस्तान की जान छुड़वाई है, जो कि पाकिस्तान की सियासत और मईशत को तबाह करने के दर पे था और तबाह करने के दर पे है, तो उसकी बुनियादी वजह यही थी। अगर ये उसी स्पीड से चलता रहता तो पाकिस्तान की ये मुआशी तबाही जो कर चुका था, इससे आगे पाकिस्तान उस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ कि ये जो बताएं कि ये जो शराइत जिनका मैंने जिक्र किया है, क्या इस पर इमरान अहमद नियाज़ी और उसके वज़ीर ख़जाना के दस्तखत हैं कि नहीं है? इन भयानक शराइत पर इनको किसने, ये तो कहते थे कि मैं IMF के पास नहीं जाऊँगा, मैं खुदकुशी कर लूँगा, लेकिन जब कर मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की 72 साल तारीख में, पाकिस्तान के 72 सालों में पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, जिसमें कि फौजियों की हुकूमत और डिक्टेटर्स की भी रही, कितने कर्जे लिए और इमरान अहमद नियाज़ी की हुकूमत ने कितने कर्जे लिए? आज भी इस लाडले के लिए अदालतों से दो मुख्तलिफ फैसले एक ही बेंच से दिलवाए जाते हैं। चले उस पे भी आगे चल के बात करते हैं। इकोनॉमी वाले चैप्टर पे मैं दिलीप साहब से भी कमेंट ले लूं, फिर बाकी जो हालात हैं उन पे बात कर लेते हैं। आज भी कोई इदारा BRT पेशावर का एहतसाब करने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत मानने को तैयार नहीं है ये लाडला कि आज जो भी होगा, जब तक इमरान अहमद नियाज़ी का एहतसाब नहीं किया जाएगा, जो तनज़्ज़ुली है, पाकिस्तान के मुआशी हालात इसी तबाही वो हमारी वजह से नहीं है। वो इस बात पे कन्विंस्ड हैं और वो बज़िद हैं कि ये जो कुछ भी है हो, आज सब कुछ रहा होगा, लेकिन इसके कसूरवार आप हैं। आज से 4 माह पहले आप इतना भट्ठा बिठा गए थे मुल्क का कि आज ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। शुक्रिया अमीर। और इसकी मेरा ख्याल है सबसे बड़ी क्या मैं कह सकती हूँ, 22 करोड़ अवाम को बेवकूफ़ समझना अभी भी, जबकि वो आपको रोज़ बता रहे हैं कि अब आपका झूठ नहीं बिकता, नंबर 1। नंबर 2, फिर अपनी लीडर को झूठा कहना। नवाज शरीफ ने खुद मीटिंग में बैठ के कहा कि मिफ्ता इस्माइल ने मेरे साथ झूठ बोला। उसने कहा कि 23 रुपए बढ़ेगा, 50 रुपए बढ़ गए डॉलर। और तीसरी बात, मरियम ने ट्वीट की और अपने चचा को कहा कि लीडर ऐसे होते हैं कि मुश्किल हालात में बिल्कुल ही रह जाते हैं, लीडर तो बाहर निकलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और लाहौर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग लंदन का एक दूसरे के खिलाफ जो जंग जारी है, उससे आपको बात साफ समझ लग गई है कि क्या है। आप कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है कि जो मिफ्ता इस्माइल की मैं बताऊं कि इससे बड़ी स्टैंड क्या होगी कि जो उसने मुल्क की तबाही बर्बादी की है, कि आज ना कोई इदारा उसको सुनने को तैयार नहीं है। आज आर्मी चीफ साहब फोन कर रहे हैं अमेरिका में वेंडी शर्मन को और कह रहे हैं जी हमें पैसे दिलवा दें। अब आप सोचें कि जब वो कहेंगे पैसे दिलवा दें, इसका मतलब क्या है कि मिफ्ता इस्माइल को उन्होंने ना कर दी। इसका मतलब क्या है कि 15 पार्टियों को उन्होंने ना कर दी है। इसका मतलब क्या है कि आपकी मुल्क के ऊपर जो आपने 4 महीने में, क्योंकि फिगर्स मैं आपको बताती हूँ, जब हम गए 20 बिलियन थे, आज 9 बिलियन है रिजर्व्स। जब हम गए 178 पे था डॉलर, आज 250 रुपए पे है। जब हम गए 220 पे पाउंड था, आज 305 रुपए पे है। जब हम गए 148 पे पेट्रोल था, आज 250 रुपए पे है। जब हम गए
जो महंगाई थी 16.5%, आज 37% से ज्यादा है। और इनके अपने लीडर जो हैं वो एक दूसरे से लड़ के कह रहे हैं कि जी जो मुआशी हमारे टीम ने बेड़ा गर्क किया है, ये मैं तो नहीं कह रही ना, ये तो नवाज शरीफ कह रहे हैं, ये मैं तो नहीं कह रही। वो ट्वीट उठा के देख ले, अभी भी मरियम की ट्वीट पड़ी हुई है अपने चचा के ऊपर, सेंटर के ऊपर, और वो ये सारी चीजें आप देखें। अब उसके बाद आप टीवियों पे आके ये बातें करें और फिर अवाम आपका क्या असर करेगी? अवाम आपका वही असर करेगी जो इंतखाबात में हुआ है कि आप तख्ते लाहौर उलट गया, आपको 15 सीटें से शिकस्त हुई। अभी ये हाल है, मैं आपको लेटेस्ट बता रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि डिप्टी स्पीकर का जो इंतखाब था जिसमें इन्होंने कैंडिडेट लगाना था, इनका कैंडिडेट भाग गया है। हमारा जो डिप्टी स्पीकर का कैंडिडेट है वासिक कयूम साहब, वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं क्योंकि इनकी तरफ से कोई पेपर ही नहीं जमा करा सका, क्योंकि पता था कि नोटों के ऊपर जो हशर होना है वो बेइंतहा होना है। मतलब मुकर्ररा वक्त तक ना यू पहले कहने की जी अली हैदर गिलानी करा रहा है, फिर जी कोई और करा रहा है, ये इनके पास डिप्टी स्पीकर का कैंडिडेट नहीं रहा। तो आप बैठ के 22 करोड़ स्पीकर पंजाब असेंबली का इलेक्शन जो आप सब्तान खान साहब उसमें मुंतखब हुए, नून लीग ने उसको भी अदालत में चैलेंज कर दिया है। दलीप साहब बड़ा अच्छा किया। मैं ये कहती हूँ कि नून लीग जरूर चैलेंज करे, क्योंकि नून लीग ने, आप ये देखें जो इलेक्शन कमीशन है, 8 पिटिशंस जो इनका विंग है, 8 पिटिशंस हमारी जायज, क्या वो रिजर्व सीट की नोटिफिकेशन ले लें, कुछ भी हमारी रिजेक्ट की। 8 दफा हम अदालतों में गए, मुख्तलिफ अदालतों में, और 8 दफा अदालतों ने बाकायदा इन राइटिंग कहा इलेक्शन कमीशन को कि नाराजगी और मुजम्मत की इलेक्शन कमीशन की। और अदालतें जो हैं अब इनको इनका चेहरा दिखा रही हैं, आईना दिखा रही हैं, अवाम इनको इनका चेहरा दिखा रहे हैं। मुझे पता है अमीर, क्या आपने देखा कि लिबर्टी पे जो हमने जो किए और रोज बगैर बुलाए लोग आते, मुझे ये बताएं जो नून लीग ने किया था, वो जो जलसी पेप्सी थी, उस पे लोग ही नहीं आए। आप ये सोचें, आप देखें जो आसिफ जरदारी की बर्थडे जहाँ होनी थी वहाँ 10 लोग नहीं आए। ये लोगों में ना लोगों को बुला सकते हैं और ना लोगों में जा सकते हैं। नहीं, लेकिन देखिए एक बात तो है, देखिए 20 में से बहरहाल उन्होंने, देखिए 20 में से उन्होंने 4 सीटें, 20 में से उन्होंने 4 सीटें जीती, 4 तो जीती ना, बाकी जो 15 सीटें आपने जीती उसमें भी उन्होंने कई जगहों पे आपको टफ टाइम दिया। कहीं 15,000 की लीड है, कहीं 20,000 की, लेकिन उनके वोटर तो हैं आज भी, ऐसा तो नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि ये एक इबरत का मकाम है इनके लिए, और मेरे ख्याल है इनके जो स्पीकर के कैंडिडेट थे वो इबरत के मकाम से बेचारे ठुस हो गए। आप ये देखें कि सारे इदारे एक तरफ, उसके बाद इलेक्शन कमीशन इनके साथ, पुलिस इनके साथ इंतजामिया, इनके साथ ब्यूरोक्रेसी, इन्होंने लिस्टों का असर किया, इन्होंने धांधली का असर किया, उसके बावजूद ये हार गए। क्योंकि 22 करोड़ अवाम जो है वो मेरे से, आपसे, मैं तो अपना कहती हूँ, मैं आपका कहती हूँ कि हम दोनों से वो आगे निकल गए। जिस किस्म की वो आपकी एक एक गुफ्तगू आपसे पहले सबको बता देते हैं, ये वो जमाना क्या जहां ये अपना नैरेटिव बिल्ड करके गुड कॉप बैड कॉप खेल के हो जाते थे। अब तो गुड कॉप बैड कॉप अपने दरमियान में हो गया। मरियम ने शहबाज को एक्सपोज करना शुरू कर दिया पब्लिकली ऑन ट्वीट्स, और नवाज शरीफ ने कहा कि मिफ्ता इस्माइल जैसा नालायक और नाअहल फाइनेंस मिनिस्टर आज तक नहीं है। ठीक है, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दलीप साहिबा चूँकि सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं PTI की पंजाब की, इन्होंने एक पटिशन दायर की है लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ साहब की नाअहली से मुतल्लिक। ब्रेक से वापसी पे इस पटिशन पे बात करते हैं कि इसमें कितना दम है और PMLN इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल देगी। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद। अली गौहर बलोच साहब और दलीप साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दलीप साहब शॉर्टली इस पर आप कमेंट करें, फिर मैं अली गौहर बलोच साहब से पूछता हूँ। आपने एक पटिशन दायर की है लाहौर हाई कोर्ट में, जिस पटिशन में आपने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि शहबाज शरीफ साहब ने अहम
मुल्की राज एक मफरूर इश्तिहारी मुजरिम नवाज शरीफ के सामने रखे जब वो मुलाकात के लिए वहाँ पे गए। हुसैन नवाज और सुलेमान शहबाज भी बतौर मुजरिम अहम सफारती मुलाकातों में शामिल रहे, लिहाजा शहबाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया जाए। देखिए, एक होता है ना जैसे हम कहते थे कि ये हमारा जो केस किया अभी रूलिंग पे, वो बड़ा सिंपल केस था। ये जो केस है ये ओपन शट केस है। कैसे? नंबर 1, आर्टिकल 91 पॉइंट जो 5वां क्लॉज है वो बड़ा क्लियर है। उस पे वो कहते हैं कि जी आप वजीर आजम कह रहे हैं कि मैं कभी भी अपने जाती मफाद जो है वो अपने मुल्की मफाद पे नहीं रखूंगा। यहाँ जो रियासत को डिक्लेयर्ड एब्सकॉन्डर्स हैं चारों, इसहाक डार, नवाज शरीफ, हुसैन नवाज और सुलेमान शहबाज, चारों रियासत को मतलूब, मफरूर, इश्तिहारी, डिक्लेयर्ड, वांटेड एब्सकॉन्डर्स हैं। बजाय इसके कि वजीर आजम होके आप ऐसे क्रिमिनल्स को जो मुल्क से फरार हुए हैं, जो अदालतें कह रही हैं रियासत को कि वापस लाओ, उसको इश्तिहारी करार दिया, आप उनको वापस लाने के आप उनके साथ बैठ के टर्की में, सऊदी अरेबिया में और लंदन में पाकिस्तान के सिगाए राज डिस्कस करते हैं। इस पे आता है जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। उसके अंदर बड़ा क्लियरली बयान किया हुआ है कि जो ऑफिशियल मीटिंग्स होती है उसमें तो हवा भी नहीं आ सकती। आपको पता मुआहदे होते हैं, सीक्रेट बिल्कुल बातें होती हैं। लेकिन ये आप कैसे डिटरमिन कर सकती हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने अहम मुल्की राज नवाज शरीफ साहब से डिस्कस किए? वो तो सियासी मुशावरत के लिए उन्होंने बताया कि हम सियासी मुशावरत कर रहे हैं, वो उनकी पार्टी के कायद है, वो आज भी कहते हैं। तो पॉलिटिकल डिस्कशन करना और अहम, कोई ऐसा तो नहीं कि शहबाज शरीफ कोई एटमी राज लेके गए नवाज शरीफ को बताने के लिए कि भाई यहाँ पड़े में हमारे एहसास है। अच्छा, इसके ऊपर तीसरा भी लगता है पीपीसी। मैं तीनों आपको बता रही हूँ ना। पीपीसी से क्या लगता है? पीपीसी से जुराइम क्या है कि जो मतलूब, मफरूर, मुजरिम होते हैं, सही, आप उनको पकड़ के लाएंगे। आप अगर उनके साथ बैठ के मुशावरत कर रहे हैं तो दैट इज एडिंग एंड अबेटिंग द क्राइम, यानी आप क्रिमिनल्स की मदद कर रहे हैं। और अगर आप डिक्लेयर्ड एब्सकॉन्डर्स को वापस नहीं लाएंगे तो आप भी क्रिमिनल हैं। तो ये पीपीसी का, इसलिए मैं कह रही हूँ ये ओपन शट केस है। इस पे 3 डिफरेंट पीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशनल का आर्टिकल और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट विद एविडेंस मौजूद है। क्योंकि ये जो स्टेट के डिक्लेयर्ड एब्सकॉन्डर्स है ना, ये मैंने नहीं किया हुआ, ये अदालतों ने किया हुआ है जी, बिल्कुल। और स्टेट के डिक्लेयर्ड एब्सकॉन्डर्स के साथ बैठना और बजाय उनको पकड़ने के उनको आप ऑफिशियल मीटिंग्स में लेके जाएंगे, तो इससे ज्यादा जाती कि मेरी फैमिली है, चाहे मुजरिम है, सारा टब्बर चोर है, सारा जो कुछ भी है, रियासत के मुंह पे जिसको कहते हैं धूल झोंकने के बराबर है। रियासत को धोखा देना, रियासती काम फेयर करना। अली गौहर साहब से इसी पे कमेंट ले लेते हैं। अली गौहर साहब, चूंकि इन्होंने पिटीशन फाइल किया, इसलिए मैं चाह रहा था कि इन्हीं की जुबानी सुन ले कि बेसिकली पिटीशन है क्या। तो ये उस वक्त भी शोर उठा था जब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद गए थे लंदन नवाज शरीफ साहब को मिलने के लिए, लेकिन उसके बाद बात फिर खत्म हो गई थी। अब अचानक फिर 3.5 माह के बाद ये इन्होंने पिटीशन दाखिल कर दी है। देखिए, बात ये है मेरे पास, एक तो मैं तवक्को करता हूँ कि जितने तहम्मुल के साथ आपने गुफ्तगू अंदरीज़ साहिबा की सुनी है, मेरी गुजारिशात भी उतने ही सब्र के साथ आप बर्दाश्त करेंगे। और दूसरी बात यह है कि वो इनकी तो पिटीशन के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना मुनासिब समझूंगा कि अगर कोई सूरज की तरफ मुंह करके थूकेगा तो थूक उसके अपने मुंह के ऊपर आकर गिरेगी। जहाँ तक ये बात है करप्शन की और जहाँ तक ये गद्दारी वाला एक झूठा बयानिया और चूरन और दूसरों को गद्दार, इनको सिर्फ आईना दिखाने के लिए मैं 2-3 गुजारिशात करूँगा। बात यह है कि अगर डकैतों और चोरों को आप खुला छोड़ दें और पुलिस चोरों और डकैतों की पुश्तपनाही करने लग जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि चोर और डकैत सादिक और अमीन हो गए हैं। गुजारिश ये है कि जिस इमरान अहमद नियादी ने कुलभूषण यादव को एनआरओ दिया, असल पाकिस्तान का गद्दार और मुजरिम वो है। अब ये वक्त बताएगा कि फंदा उसके गले में कब पड़ता है। उसके लिए कुछ सब्र और तहम्मुल से काम ज़रूर लेना पड़ेगा। जिस इमरान अहमद नियादी ने बैरूनी साजिशी अनासर के साथ मिलके कश्मीर का सौदा किया, कश्मीर को बेचा
उस वक्त वो जो उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट थे उनके साथ मिलकर आया और इधर एयरपोर्ट पर कोरोना के दिनों में भंगड़े डाले गए और जुलूस निकाले गए और कश्मीर में जाकर ये भी ऐलान किया गया कि यहाँ पर रेफरेंडम होना वो मतलब है कि वोटिंग करवा दी जाए। तो और इस किस्म के मुतनाज़े बयानात दिए जिससे मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के ऊपर और उन शहदा के खून के ऊपर मैं समझता हूँ कि नमक पाशी की गई। ये क्रेडिट भी इमरान अहमद न्यादी को जाता है। एक तरफ वो मोहम्मद नवाज शरीफ जिसने अमेरिका की अरबों डॉलर की जाती और दीगर पेशकश अपने जूते की नोक के ऊपर ठुकराई और पाकिस्तान को एटमी कुव्वत पूरी दुनिया में तस्लीम करवाया, ये उसके बारे में और उसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में सवाल करते हैं। मकसद ये है, मुझे ये बताएं, ये मुहर्रम का महीना है, शहादत तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की भी हुई थी, लेकिन क्या आप ये कह सकते हैं कि यजीद सच्चा था? हरगिज़ नहीं कह सकते। बातिल बातिल होता है, हक को तकलीफ़ें भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, हक को सब्र भी करना पड़ता है। लेकिन इमरान अहमद न्यादी ने जिस तरह से 4 सालों के अंदर अंदर पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े बड़े कर्जे लिए और वो पैसा हड़प किया, इसराइल के फंड, इंडिया के फंड और खुफिया इदारों के और उन लोगों के फंड जो कि मंजर आम पर आ चुके हैं, BRT पेशावर पर इनको स्टे ऑर्डर्स मिल जाएं, ये गंदम के ऊपर और चीनी के ऊपर डाके डाले, ये 4 दफा किराए के ऊपर उधार लेकर अपने वजीर खजाना लगाएं और अपने आप को अरस्तु समझे कि हमने इकोनॉमी दुरुस्त कर दी थी। एक सवाल आपसे, उस हंसते बसते जब आप कंपैरिजन करते हैं हमारे दौर का जरूर करें। नहीं, मेरी गुजारिश सुन ले ना, मेरी गुजारिश सुन ले आप। अगर आप कंपैरिजन करते हैं हमारे 4 महीनों का, तो फिर उन 2013 से लेकर 2018 के भी रिजर्व बताएं, उस वक्त की जो 4% पर इन्फ्लेशन रेट था वो भी बताएं, जो 60% पर GDP ग्रोथ रेट था वो भी बताएं, जो डॉलर 100 रुपये और 110 रुपये पर था वो भी इनको बताएं, और उस वक्त की भी आटे, चीनी और ऑयल और घी की कीमतें भी अंजलि साहबा को बताएं। अच्छा चले एक सवाल करके फिर NRO देने वाले, ब्रेक पर भी जाना है मुझे, का सौदा करने वाले, वो जो पाकिस्तान के हर इदारों को उसी इशू के ऊपर एक सवाल आपसे करना चाहूंगा। नवाज शरीफ साहब की हुब्बुल वतनी पर गले में फंदा कम से कम मुझे कोई डाउट नहीं है, पाकिस्तान के अवाम इसका इंसाफ करेंगे। मैं नवाज शरीफ साहब को कम से कम मैं उन्हें गद्दार नहीं समझता, या मैं नहीं समझता कि वो कोई मुल्क दुश्मन होंगे, या मुझे उनकी हुब्बुल वतनी पे कोई शक नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो इश्तिहारी भी हैं आज और मफरूर भी हैं, और ये अदालतों ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं। आज मैं या आप अली गौर साहब, हम दोनों में से कोई भी अगर किसी इश्तिहारी को अपने घर में पनाह दे दे, क्या मुझे या आपको पंजाब पुलिस छोड़ेगी इस जुर्म में कि हमने किसी इश्तिहारी को पनाह दी? बात बड़ी सिंपल है अमीर अब्बास, ये किसी इश्तिहारी को पनाह देने वाली बात नहीं है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो सियासी लीडर हैं, मुझे ये बताएं, जब 2018 में मियां नवाज शरीफ को जब JITs जो हैं वो व्हाट्सएप के ऊपर बनाएंगी, जस्टिस सिद्दीकी का बयान मैंने दिलवाया है, जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ रेफरेंस क्या शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने भेजा था। जस्टिस फायद ईसा ने अगर आज से 5 दिन पहले ख़त लिखा है और उसमें अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, क्या वो अमीर अब्बास ने और नवाज शरीफ ने लिखवा कर भेजा है? मुझे बताएं, जिस जज ने मियां नवाज शरीफ को सज़ा दी और उसका जो बयान अवाम के सामने आया था, वो मतलब है कि क्या नवाज शरीफ ने दिलवाया था या आपने दिलवाया था या किसने दिलवाया था? ये वो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, ये वो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं अमीर अब्बास, जिसके ज़रिए जो पाकिस्तान की असल लीडरशिप है उसको पाबंद सलासल किया जाता है, जेलों में बंद किया जाता है पाकिस्तान की मुआशी तबाही करने के लिए। जिस बंदे का ज़ाती किरदार ये हो कि ख़जाने में पड़ी हुई कितने टकों की वो घड़ियाँ होंगी, वो घड़ियाँ लेकर, सस्ती घड़ियाँ लेकर, उसकी अखलाकी कदर ये है कि वो मार्केट में बेच देता है और फरागोगी के जरिए और अपनी बीवी के जरिए करप्शन करवाता है, और साथ ही साथ जहाँ पर DC और कमिश्नर जो हैं वो करोड़ों रुपए की रिश्वतें लेकर अपने दौर में लगाए जाते हैं, उन लोगों को आप सादिक और अमीन के सर्टिफिकेट अदालतों से जारी करेंगे? मुझे ये बताएं,
एक केस मलिक रियाज साहब के जो पैसे थे, एक ब्रेक अली बिहारा, ब्रेक के बाद वापसी पे आप ही की दिलचस्पी का टॉपिक है, उस पर बात करेंगे। फॉरेन फंडिंग केस, हुकूमत मुसलसल दबाव डाल रही है, मुतालबा कर रही है इलेक्शन कमीशन से कि वो फैसला क्यों नहीं सुना रहा जो फैसला रिजर्व हुआ हुआ। ब्रेक के बाद जी, ब्रेक के बाद खुश आमदेद। राना सनाउल्लाह साहब का मुतालबा आप सुन रहे थे, वफाकी वज़ीर दाखिला। अंदलीब साहिबा, मुतालबा है हुकूमत का कि फ़ैसला रिज़र्व है, फ़ैसला सुना दिया जाए। इसमें क्या मुज़ायका है? अगर फ़ैसला सुनाने का कहा जाए, इसके ऊपर पीटीआई रिएक्ट क्यों कर रही है? इस पे से इस जवाब के बाद इजाज़त चाहूँगी, मेरी मीटिंग शुरू हो रही है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल फ़ैसला आना चाहिए। मैं कहती हूँ बिल्कुल आए, क्योंकि इनको लग पता चल जाए, क्योंकि आई हुई है कोर्ट का ऑर्डर। कोर्ट के ऑर्डर में कहा है जी तीनों का इकट्ठा खाता खोलें। जब खाता खोलेंगे तो पता चलेगा इनको कि नून लीग ने तो माशाल्लाह, वो कहते हैं जी 10 करोड़ रुपया हाथ में दे गया था नवाज शरीफ के, इसलिए कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। 36 करोड़ रुपया जो है वो हमारे जरदारी साहब को किसी और ने गैबी मदद आई, उसका रिकॉर्ड नहीं है। और JUIF ने तो जो तख्ती लगाई हुई है अपने ऑफिस के बाहर के लिबिया ने दी फंडिंग। और आखिरी आपको याद है ये डॉक्यूमेंट हुआ है, बेनजीर भुट्टो ने डॉक्यूमेंट किया हुआ है इन राइटिंग भी, बिलावल ने भी, और इन्होंने भी कहा है कि ये हमेशा इलेक्शन जीतने के लिए बाहर से फंडिंग लेते रहे नून लीग वाले। उसामा बिन लादेन से भी इन्होंने $10 मिलियन लिए, ये ऑन रिकॉर्ड है। बाकी फैसला जरूर आए, क्योंकि ये हमारे फायदे में है, ताकि कोर्ट का ऑर्डर कंप्लीट हो और इनको उसके बाद बाकी खत्म तो हो गए हैं, खात्मा बिल खैर हो। जी, अली गौर बलोच साहब, वो कह रहे हैं कि आपका जो केस है इलेक्शन कमीशन में, यानी पीपल्स पार्टी और PMLN का, उसका फैसला भी फिर सुनाया जाना चाहिए। तो आप भी कह दें इलेक्शन कमीशन को कि हमारा फैसला भी सुनाए और इनका जो रिजर्व रखा हुआ है फैसला वो भी सुना दे साथ ही। अमीर अब्बास साहब, बात यह है कि इमरान अहमद नियाज़ी साहब के ख़िलाफ़ जो केस है वो पिछले 7 साल से है। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कब रोका है कि हमारे तहकीकात ना करें और फ़ैसला ना सुनाएं? पहली बात तो ये है कि हमारी तमाम चीज़ें डिक्लेयर्ड हैं, हमारे कोई खुफिया अकाउंट नहीं पकड़े गए। इमरान अहमद नियाज़ी और इनकी पार्टी प्रोपोगंडा की करती है कि वो फलां के चपड़ासियों के अकाउंट में जो है वो पैसे आए हैं। इस फॉरेन फंडिंग केस में इमरान अहमद नियाज़ी के चपड़ासियों के अकाउंट में पैसे आए हैं, लेकिन ये पैसा इसराइल से आया है, ये पैसा जो है इंडिया से आया है। ये पैसा वो जो कल सारे पूरे मीडिया के ऊपर पाकिस्तान में चर्चे होते रहे, ये पैसा वहाँ से आया है अबराज ग्रुप से, और उनके ज़रिए रिश्वतें ली गई और उसके बाद उनको पाकिस्तान को खाने के लिए इमरान अहमद नियाज़ी पहले अपनी ATMs के ज़रिए खाता है, फिर उनको पाकिस्तान को नोचने और खाने के मौके फराहम करता है। इस तरह से पाकिस्तान की मईशत का भट्ठा बैठा है। इस तरह से पाकिस्तान में इंसाफ और कानून का कत्ल हो रहा है पिछले 4-5 साल से, और कोई पाकिस्तान को पूछने वाला नहीं है। अगर आज पाकिस्तान की मईशत बैठी है तो उसकी वाहिद वजह यह है कि जब आप बदनामे ज़माना गोगी को जहाज़ों के ऊपर खुद इमरान अहमद नियाज़ी एज अ प्राइम मिनिस्टर फरार करवाएगा और उसका चीफ मिनिस्टर पंजाब फरार करवाएगा, तो फिर और उनका कोई एहतसाब नहीं होगा, उनके खिलाफ कोई इदारा केस बनाने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर इसी तरह से पाकिस्तान की मईशत कोई 3 महीनों में तो तबाह नहीं हो गई ना। इसके ऊपर 4 साल की इमरान अहमद नियाज़ी की दिन रात की मेहनत है, जो उसने करप्शन करने के लिए मेहनत की, जो पाकिस्तान की माशी तबाही करने के लिए मेहनत की, जो पाकिस्तान की सलामती को खोखला करने के लिए इसने मेहनत की, वो इसके पसे पर्दा वो हकायक हैं, वो भयानक हकायक हैं जो कि आज आवाम से छुपाने की कोशिश की जा रही है। अगर आज इन तमाम चीज़ों का मुहासबा ना किया गया, अगर आज इन तमाम चीज़ों का एहतसाब ना किया गया,
तो फिर पाकिस्तान की मुआशी तबाही के साथ साथ पाकिस्तान की सलामती को भी खतरा है। जाहिर है जब पाकिस्तान लूटने वालों को आप अदालतों से सादिक और अमीन के सर्टिफिकेट देंगे और पाकिस्तान को तामीर करने वालों और जिन्होंने पाकिस्तान के एटमी धमाके करवाए, जिन्होंने पाकिस्तान को मईशत को मुस्तहकम किया, जब उनको आप जेलों में बंद करेंगे, जब उनको आप इश्तिहारी मुल्ज़िम करार देंगे, तो फिर बैनुल अक़वामी जो ममालिक हैं वो भी आपकी तरफ देखेंगे। वो कहेंगे कि किस मुल्क को हम इमदाद करें, किस मुल्क को हम सपोर्ट करें, जहां की काबिल कदर जो शख्सियात हैं, जो वो क़यादत है जो उसकी पाकिस्तान की भलाई के लिए काम करती थी, पाकिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करती थी, उनका आपने जो हशर किया है, हमारी दी हुई इमदाद का भी यही हशर होगा। लिहाजा जो पाकिस्तान के असल मुक्तदर हल्के हैं, लेकिन आपको तो इमदाद मिल ही नहीं रही ना कि वो पाकिस्तान बलोच साहब, उन्होंने तो चले इमदाद लेके इमदाद खा गए होंगे, इमदाद उन्होंने जाया कर दी होगी। आपकी हुकूमत की हालत तो यह है कि ना चीन इमदाद दे रहा है आपको, ना सऊदी अरब दे रहा है, ना यूएई दे रहा है। IMF ने $1.25 अरब 3 दफ़ा आप लोगों ने खबरें चलवाई कि IMF ने प्रोग्राम फाइनल कर दिया। $1.25 अरब IMF नहीं दे रहा, आपको तो मिल ही नहीं रहा पैसा 4 माह से। देखिए, पहली बात तो ये है कि इन्होंने बेड़ा इतने जब जाते हुए ये पेट्रोल जो है और डीजल की कीमतें कम करके IMF के मुआहदे तोड़ कर जाएंगे, जो कि इन्होंने खुद अपने दस्तों से किया होगा, तो वो इदारे मेरे और आपके मतहत तो नहीं है, उनको तो गरज नहीं है। ये उसी चीज़ का शाखसाना और खमियाजा है जो आज पाकिस्तानी कौम भुगत रही है और मैं और आप भुगत रहे हैं। ये उसी चीज़ का शाखसाना है। उनके एतमाद को बहाल करने के लिए रातों हमें ये अलग इशू है कि हमें कितनी अशद ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ उनका एतमाद बहाल करने के लिए भी जो है वो कुछ कोशिशें चाहिए, कुछ वक्त दरकार चाहिए। लेकिन उनको तो इस बात से गरज नहीं है कि जिन्होंने आपको कर्जा देना है कि आपके हालात कितने ख़राब हो चुके हैं। मुझे ये बताएं कि अगर आपने पाकिस्तान के ख़जाने को इमरान अहमद नियाज़ी के ज़रिए तबाह करवाना था, खाना था, इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग नून आए, वो हालात को ठीक करे, आप अपने एक लाडले को पालें और बाद मखसूस मतलब है कि फैसले जिससे उसको फ़ायदा होता है। जुल्म है कि आपने देखा कत्लेआम इंसाफ का सरेआम नहीं हुआ। एक ही बेंच कुछ दिन पहले एक फैसला आता है, उसी किस्म के केस में 10, 15, 20 दिन के बाद दूसरा उसके बरक्स फैसला आता है। तो इससे बड़ा हम पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ क्या करेंगे? फिर मुझे बताएं, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब के पास कौन सा ऐसा छू मंतर है कि वो 3 महीने के अंदर, जब आप उनको जमहूरी तरीके के साथ किसी सूबे में भी हुकूमत ना चलाने दें, जब आप उनको मरकज में भी हुकूमत ना करने दें और उनके लिए मसाइल खड़े करें और अपनी मर्जी का पिक एंड चूज करें, तो यही तो मैं कहता हूं, ये सब के सोचने का वक्त है, उन मुक्तदर हल्कों के भी सोचने का वक्त है जी। जो पाकिस्तान इसी बात को खत्म, आपने कहा कि सब के सोचने का वक्त है, तो इन सब में कौन आता है? इन सब में आम आदमी नहीं है, इन सब में गैर सियासी तंजीमें नहीं है, इस सब में NGOs नहीं है। ये कौन है वो सब जो सोचेंगे तो ये मसला हल होगा? वो उन सब में इस मुल्क के मुक्तदर इदारे हैं, उन सब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन सब में आज की हुकूमत और PDM है। जिन्होंने करना है, जिन्होंने मसला हल करना है, वो फिर किस और की तरफ देख रहे हैं कि वो आके मसला हल करें? ताज्जुब और हैरत की बात तो यह है कि जिन्होंने मसला हल करना है वो किसी और से मसले की हल की तवक्को लगा के बैठे, तो फिर मसला हल कैसे होगा? आपसे मुलाकात होगी कल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।